Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about function procedure, which is our topic in chapter number 10, सब प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर एंड मॉड्यूल्स। तो हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था सब प्रोसीजर्स के बारे में, और हम लोगों ने इवेंट प्रोसीजर्स के बारे में भी देख लिया था कि इवेंट प्रोसीजर और सब प्रोसीजर्स में मेनली क्या डिफरेंस है। उसके बाद अब जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंक्शन प्रोसीजर्स का। अब फंक्शन प्रोसीजर होता क्या है? ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है आपकी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब इसका और जो सब प्रोसीजर है इसमें दोनों में डिफरेंस ये है, वो ये बिल्कुल सिमिलर वर्क करते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो फंक्शन प्रोसीजर है ये रिटर्न करता है कोई वैल्यू, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ सब प्रोसीजर में कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की जाती। तो मेन डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन प्रोसीजर में और सब प्रोसीजर में क्या है। इसके बाद जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं फंक्शन प्रोसीजर्स के बॉडी के अंदर, वो तभी एग्जीक्यूट की जाती हैं जब किसी भी फंक्शन को ऑब्वियसली कोई कॉल करेगा, ठीक है, कोई और ब्लॉक ऑफ कोड जो है यानी कि किसी और फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को जब तक कॉल नहीं किया जाएगा तब तक उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सब प्रोसीजर का हम लोगों ने देखा था। जब भी किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन प्रोसीजर को हम लोग कॉल करते हैं तो होता है क्या है, कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है उस फंक्शन की तरफ, ठीक है, और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी गई होती हैं वो पहले एग्जीक्यूट की जाती हैं। देन कंट्रोल मूव करता है बैक, कहाँ पे बैक जाता है, जहाँ से उसको कॉल आई थी, यानी कि जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया होता है कंट्रोल वापस वहीं पर मूव कर जाता है, बैक चला जाता है। अब कुछ एडवांटेजेस हैं फंक्शंस को बनाने के। सबसे पहले ये चीज़ है कि ईज़ियर टू कोड, बड़ा आसान हो जाता है कोड को हम लोग बड़े इजीली हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। क्यों इजी हो जाता है कि आप खुद कंसीडर करें, एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होगा या छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होगा। तो हम जब भी फंक्शंस बनाते हैं तो करते क्या हैं कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड, ठीक है, और वो स्मॉल सेक्शंस बन जाते हैं। उन सेक्शंस के बेस के ऊपर हम लोग कोडिंग करते हैं। अब इसमें बड़ा आसान फिर इस तरह से हो जाता है कि हम लोग पर्टिकुलरली उस एक सेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं ताकि हम लोग वो इम्प्लीमेंट कर सकें, बजाय कि हम लोग पूरा कोड देखें, ठीक है। इसके बाद क्या है, हम लोग ईजियर टू मॉडिफाई होता है कि क्योंकि हर ब्लॉक जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका यूनिक नेम होता है और वो नेम जो होता है डिफरेंट होता है बाकी फंक्शन से, तो इजी हो जाता है कि हम लोग सही कर लें जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कहीं पे भी मॉडिफिकेशन रिक्वायर होती है, बड़ी इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो उसके अंदर हम फंक्शंस क्या बना सकते हैं। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में एक फंक्शन बना सकते हैं अटेंडेंस का, एक फंक्शन बना सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड का, एक फंक्शन बना सकते हैं मार्क्स अपलोडिंग का, ठीक है, एक फंक्शन बना सकते हैं व्यू मार्क्स का, एक फंक्शन बना सकते हैं। इस तरह से ढेरों BCU फंक्शंस बन सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो अटेंडेंस वाला मॉड्यूल है, हमें पता है कि अगर कोई मसला अटेंडेंस में आएगा तो हमने कहाँ जाना है, उस पर्टिकुलरली अटेंडेंस वाले मॉड्यूल में। हमें बाकी जो कोड है, बाकी जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं कोड की, हमें वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से इजी हो जाता है मॉडिफाई करना। तो मॉडिफाई करना इजी है तो फिर मेंटेन करना भी इजी है। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देते हैं आगे, मतलब कि मार्केट में सेल कर देते हैं, या फिर अगर कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम बनाया तो कॉलेज को दे देते हैं वो सिस्टम, तो अगर कहीं पे एरर आता है यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स अपलोड होने में मसला है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली उस फंक्शन के अंदर जाके शिफ्ट होंगे, ना कि हम लोग पूरे कोड को देखेंगे, पूरे सॉफ्टवेयर को देखेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब है कि जो फंक्शंस हैं वो बड़ी आसानी से रीयूजेबल हो सकते हैं। जितनी दफ़ा हम चाहें वो फंक्शंस को हम लोग बार बार अपने सिस्टम में कॉल कर सकते हैं। अपने कोडिंग के अंदर जितनी दफ़ा हम लोग चाहें उस पर्टिकुलर फंक्शन को अपने कोड के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रीयूजेबिलिटी का मतलब होता है रीयूज़ करना किसी चीज़ को। ठीक है, दोबारा से यूज़ कर लेना। एक दफ़ा जो फंक्शन बन जाता है उस फंक्शन के नाम को हम लोग जितनी दफ़ा अपने कोड में लेंगे उतनी दफ़ा हम उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। ठीक है, इस तरह से रीयूजेबिलिटी पॉसिबल हो जाती है। इसके बाद क्या है, लेस प्रोग्रामिंग टाइम। लेस प्रोग्रामिंग टाइम किस तरह से होगा कि हमने क्या किया होगा, बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम्स में, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया होगा। अब छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि 3 लोग अगर काम करें हैं तो 3 लोग मिल के अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कर सकते हैं, बजाय कि अगर हम एक ही प्रॉब्लम को देखें और वो ना तो 3 जो डेवलपर हैं तीनों को समझ नहीं आएगी कि वो कैसे वर्किंग करनी है। तो इस तरह से अगर डिवाइड कर देंगे तो बड़े इजीली डिवाइड करने से काम आसान हो जाएगा और जल्दी से आप लोगों की डेवलपमेंट हो जाएगी और प्रोग्रामिंग टाइम जो सा होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद हम सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। इसके बाद सिंटैक्स दिया गया है। सिंटैक्स में अगर गौर करें तो आपके पास सबसे पहले कीवर्ड लिखा गया है प्राइवेट। प्राइवेट बताता है कि इसका स्कोप कितना होगा इस फंक्शन का, ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर एक्सेसिबल है। प्राइवेट का मतलब कि पर्टिकुलरली इसी फॉर्म के अंदर ये जो भी फंक्शन पर्टिकुलर फंक्शन बना रहे हैं वो वहीं पे अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर पब्लिक रखेंगे तो वो पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं वहाँ पे ये फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद कीवर्ड लिखने हैं फंक्शन। जैसे कि सब अगर प्रोसीजर हम बनाते थे तो यहाँ पे सब लिख देते थे, अब सब की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन के बाद फंक्शन का नेम जो भी आप अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर एज टाइप, जैसे हम लोग पैरामीटर डिक्लेयर करवाते थे बिल्कुल उसी तरह से आपने पैरामीटर भी पास करने हैं उसके टाइप के साथ। ठीक है, डिम कीवर्ड का यूज़ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ तक क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीज़ें रिप्लेस्ड हैं सब प्रोसीजर के सिंटैक्स के साथ। अगर आप लोगों को याद नहीं है पहले आप लोग सब प्रोसीजर वाला लेक्चर देख लें, ठीक है, उसको रिवाइज़ करें, देन आप फंक्शन वाले को सब समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर जब आप लोगों का सब प्रोसीजर क्लियर नहीं होगा फंक्शन वाला भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, एज रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप का क्या मतलब है, वो वैल्यू जो भी इस फंक्शन के अंदर से रिटर्न होगी, जोन सी भी वैल्यू हो सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख देती हूँ इंटीजर तो इट्स मीन के फंक्शन के अंदर से लाजमी तौर पे कोई इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देती हूँ इट्स मीन के फंक्शन के अंदर से कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न होगी। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, इसको एग्जांपल के थ्रू करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, फंक्शन नेम के आगे आपने इक्वल लगा के इक्वल साइन से रिटर्न वैल्यू लिख देनी है। जो भी आप वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हो वो इस तरह से आप ये तरीक़ाकार यूज़ होता है आपके विजुअल बेसिक में, ताकि हम लोग वैल्यू को रिटर्न करवा सकें किसी भी फंक्शन में। एज रिटर्न टाइप ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो आपका जो उस फंक्शन है वो वर्क करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी रिटर्न कोई मतलब उस फंक्शन के अंदर से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं की जा रही होगी। तो इस केस में आपका जो फंक्शन है बिल्कुल सेम हो जाएगा, सब प्रोसीजर की तरह वर्किंग करेगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या है, एंड फंक्शन हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं ताकि किसी भी फंक्शन को हम लोग एंड कर सकें। ठीक है, इसके बाद रिटर्न टाइप के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है कि रिटर्न टाइप होता क्या है, ये आपको बताता क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। रिटर्निंग अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन के अंदर से हम लोग कैसे रिटर्न कर सकते हैं। फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू बैक टू द कॉलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली जो फंक्शन होता है उसमें डिफरेंस यही है, जो फंक्शन प्रोसीजर है और सब प्रोसीजर है दोनों में डिफरेंस
यही है कि जो फंक्शन है हमारा वो रिटर्न करता है कोई ना कोई वैल्यू, लेकिन जो सब प्रोसीजर है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। और ये रिटर्न कहाँ करेगा, कहाँ जाएगी वो रिटर्न होके वैल्यू? उस कॉलिंग पॉइंट के ऊपर जहाँ से फंक्शन को कॉल किया गया था, यानी कि फ़ंक्शन का नाम लिख के फ़ंक्शन को कॉल किया गया था। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल करते हैं हम लोग प्रोग्राम नंबर 10.7 विच इज़ ऑन द पेज नंबर 310। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द मार्क्स इन द टेक्स्ट बुक्स एंड पासिस द मार्क्स टू अ फंक्शन। एक यूज़र से एक सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं, ठीक है, और उन मार्क्स को हम लोगों ने एक फ़ंक्शन के अंदर पास कर देना है, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर क्या काम करना है कि वो फंक्शन क्या करे, उस मार्क्स की बेस के ऊपर ग्रेड रिटर्न करे, ठीक है। ग्रेड कैलकुलेट करे, उस ग्रेड को रिटर्न बैक कर दे, ठीक है। कहाँ पे रिटर्न करेगा? जहाँ से कॉल किया गया होगा फंक्शन को। द ग्रेड इज़ फाइनली डिस्प्लेड इन द मैसेज बॉक्स। तो फाइनली क्या करेंगे हम लोग कि जो ग्रेड रिटर्न होकर फंक्शन के अंदर से आया है उसको एक मैसेज बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। इसके लिए सिंपली आपने एक प्रोजेक्ट बना देना है। प्रोजेक्ट के बाद आपने ऐसा फॉर्म बना देना है। स्टेप 2 के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि एक आप लोगों ने लेबल लगाना है। लेबल के अंदर मैसेज शो करवाना है, एंटर योर मार्क्स। उसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स लगा देना है। टेक्स्ट बॉक्स के बाद एक बटन लग जाएगा। इसके बाद आपने इस बटन को डबल क्लिक करना है। तो इसके बाद जो कोड विंडो आएगी उसके अंदर आपने ये वाला कोड कर देना है। इस कोड के अंदर आप लोग देखें तो एक फ़ंक्शन हमने बनाया है ग्रेड के नाम से, ठीक है, प्राइवेट फंक्शन ग्रेड। और इसके अंदर एक इंटीजर पास होके इंटीजर वैल्यू पास होके आ रही है, ठीक है। वो कहाँ से पास होके आएगी? ये जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से हमने कोई ना कोई वैल्यू पास करनी है फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो ग्रेड के बाद हमने क्या किया, एक वैल्यू पास कर दी और एज स्ट्रिंग, यानी कि रिटर्न टाइप हमने क्या रखी? स्ट्रिंग रखी। क्यों स्ट्रिंग रखी? क्योंकि स्ट्रिंग टाइप वैल्यू रिटर्न होगी हमारे फंक्शन के अंदर, यानी कि ग्रेड किसी भी कॉलिंग फंक्शन के अंदर या फिर जो भी उसको कॉल करा होगा वहाँ पे ये वैल्यू रिटर्न होती है। तो चूँकि ग्रेड जो है वो स्ट्रिंग में आएगा, ABCD, ठीक है, इसको स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं हम विजुअल बेसिक में, इसलिए ये वैल्यू रिटर्न होगी, ठीक है। तो इसलिए रिटर्न टाइप हमने स्ट्रिंग रखी है। इसके बाद एक और वेरिएबल ले लेते हैं G एज स्ट्रिंग। अब G एज स्ट्रिंग क्यों लिया मैं बताती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो जो M हमारे पास होके आएगा, M क्या था? इंटीजर था, ठीक है। वो इंटीजर था जो कि मार्क्स थे, यूज़र के मार्क्स थे, जो यूज़र टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पास करेगा। अभी हम लोग कॉलिंग फंक्शन को भी देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीज़। पहले हम लोग सिंपली फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन कैसे बना हुआ है। M इज़ ग्रेटर दैन 80, अगर तो M 80 से अबव है तो मैसेज शो कर दे A। अदरवाइज़ अगर M की वैल्यू 60 से ग्रेटर है तो जो आपका ग्रेड है यानी कि G वेरिएबल है वो B हो जाए, ठीक है। और अगर तो अदरवाइज़ ज़ाहिर है फिर 40 से कम ही होंगे मार्क्स तो, और ग्रेड उसका या G जो है वो G के अंदर हम F स्टोर कर दें। और उसके बाद इस इफ़ स्टेटमेंट को एंड करने के बाद रिटर्न टाइप हम लोग क्या रख देंगे? G। यहाँ पे क्या है? ग्रेड क्या है? फंक्शन का नाम है। इक्वल साइन के बाद हम लोगों ने वो वैल्यू लिखनी होती है जो कि हम रिटर्न कराना चाहते हैं। यहाँ पे हम ग्रेड ही रिटर्न करवाना चाहते थे, यानी कि G की वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते थे, तो इसलिए इक्वल के बाद हमने इस तरह से लिख दिया और एंड कर दिया। एंड फंक्शन कीवर्ड के साथ किसी भी फंक्शन को एंड कर दिया। अब इसके बाद क्या है? प्राइवेट सब कमांड 1 क्लिक। अब ये वो फंक्शन है जो कि हमारे डबल क्लिक से आया था। इस बटन के शो ग्रेड बटन के डबल क्लिक से जो फंक्शन आया था वो ये वाला फंक्शन है। इससे पहले जो फंक्शन था ये हमने खुद बनाया है, ठीक है। ये हमारा जो सा है यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। हमने अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से ये कोड किया है।
अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे डिम मार्क्स एज इंटीजर, जी आर एज स्ट्रिंग। दो वेरिएबल ले लिया हमने, एक मार्क्स ले लिया, ठीक है, और एक जी आर ले लिया। अब ये मार्क्स क्या हैं, वो मार्क्स हैं जो कि टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर से हम गेट करेंगे, और जी आर वो वेरिएबल है जो कि ग्रेड सेव करेगा, यानी कि जिसके अंदर हम लोग ग्रेड की वैल्यू सेव करवा देंगे। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि मार्क्स वेरिएबल के अंदर वो टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू थी उसको गेट करके सेव करवा रहे हैं, ठीक है। जब भी हमने किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से वैल्यू गेट करनी होती है तो याद रखें कि तरीकाकार क्या है उसका, कि टेक्स्ट बॉक्स 1 या टेक्स्ट 1, ठीक है। अब टेक्स्ट 1 क्या चीज़ है, उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है, ठीक है, जो कि हमने प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर सेट किया होगा। जब आप लोग जाके देख सकते हैं, जब भी अगर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो टेक्स्ट बॉक्स को जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद प्रॉपर्टीज़ विंडो के अंदर नेम की प्रॉपर्टी होती है, नेम के अंदर टेक्स्ट 1 लिखा होगा। जो भी आपने वहाँ पर टेक्स्ट 1 की जगह पे लिखा होगा, यहाँ पे भी आपने वही लिखना है, ठीक है। अगर टेक्स्ट 1 लिखा हुआ है, टेक्स्ट 1 आएगा। अगर आपने यहाँ इसको टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम है उसको चेंज करके वहाँ पे मार्क्स कर दिया है तो यहाँ पे भी मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी है। अब इस टेक्स्ट को हमने गेट कैसे करना है, डॉट लगा के टेक्स्ट, TEXT। अब ये TEXT क्या है, कीवर्ड है, ये फंक्शन है जो कि हमने डॉट ऑपरेटर लगा के इस टेक्स्ट बॉक्स का फंक्शन एक्सेस किया है। टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट से हमारे पास वो टेक्स्ट आ जाएगा जो कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होगा, यानी कि जो यूज़र मार्क्स एंटर करेगा वो हम लोगों ने गेट कर लिया यहाँ तक। इसके बाद वो मार्क्स जो हमने गेट किए हैं वो किस वेरिएबल के अंदर डाल दिए, मार्क्स वेरिएबल के अंदर डाल दिया, और उस मार्क्स को हमने क्या किया, ग्रेड फंक्शन के अंदर पास कर दिया, ठीक है। अब ये ग्रेड फंक्शन के अंदर से जो मार्क्स हैं वो पास होके किधर आ जाएंगे, इस m के पास। मार्क्स वाला वेरिएबल की वैल्यू जो है वो किसको दे दी जाएगी, m को दे दी जाएगी। अब m के अंदर क्या होगी, वही वैल्यू होगी जो कि यूज़र ने एंटर की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने एंटर की है 82, ठीक है, यूज़र ने अपने मार्क्स 82 एंटर किए हैं, तो 82, अब m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 82 हो जाएगी। 82 को अब चेक करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर से, अगर तो 80 से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली 82 इज़ ग्रेटर देन 80, और g की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, और g की वैल्यू रिटर्न करवा देंगे हम फंक्शन के अंदर से, और दोबारा से कॉलिंग फंक्शन के अंदर आएगी। तो कॉलिंग फंक्शन के अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो कि फंक्शन के अंदर से आई हुई वैल्यू को गेट कर सके, यानी कि फ़ंक्शन के अंदर से आई हुई वैल्यू को कैरी कर सके। तो वो हमने वेरिएबल लिया था, GR वेरिएबल लिया था। GR वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, जो भी फंक्शन के अंदर से वैल्यू रिटर्न हुई है, हमारे केस में फंक्शन के अंदर से वैल्यू रिटर्न हो रही है a। अब a जो है उस GR को दे दिया, GR के अंदर अब क्या हो गया, GR वेरिएबल के अंदर a आ गया, ठीक है। और मैसेज बॉक्स के अंदर हमने डिस्प्ले कर दिया योर ग्रेड इज़, एंड कंकैटिनेट करने के लिए यूज़ होता है GR, ठीक है। तो अब स्क्रीन के ऊपर हमें क्या डिस्प्ले किया जाएगा, योर ग्रेड इज़ A। और इसके बाद अगर आप लोग 311 के ऊपर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आप कह लेंगे देख सकते हैं। अगर हमने तो कहा सपोज किया था 82 मार्क्स, उसने 75 मार्क्स एंटर किए हैं, 5 मार्क्स के ऊपर ग्रेड B बनता था, स्क्रीन के ऊपर B शो हो रहा है, ठीक है। हो गया, समझ आ गई होगी आई थिंक। बड़ी आसान सी एग्जांपल है और नहायत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। फंक्शंस के बारे में, सब प्रोसीजर्स के बारे में, या फिर फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स कैसे पास किए जाते हैं, पेपर के अंदर अक्सर ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं।